हम लोगों ने बात करी थी एलिंगम डायग्राम की। एलिंगम डायग्राम के बाद सबसे पहली चीज जो हमें स्टडी करनी होती है वो है एक्सट्रैक्शंस। एक्सट्रैक्शंस अलग अलग मेटल्स की अलग अलग टाइप की एक्सट्रैक्शंस होती हैं। सबसे पहली जो एक्सट्रैक्शन हम स्टडी करने वाले हैं वो हम स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। किसकी एक्सट्रैक्शन स्टडी करने वाले हैं? आयरन की एक्सट्रैक्शन स्टडी करने वाले हैं। और आयरन की एक्सट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट फर्नेस। मैंने एक आइडिया दिया था आपको लास्ट में एलिंगम डायग्राम में, किसी बच्चे ने पढ़ा वो डायग्राम में क्या आइडिया था? किसी बच्चे को मैंने जब बताया था कि लास्ट में एलिंगम डायग्राम पढ़ते वक्त क्या चीज हमें ध्यान में रखनी होती है, किसी बच्चे को याद है? स्लोप है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने मैंने कहा था कि एलिंगम डायग्राम ने हमें बताया था कि ब्लास्ट फर्नेस में हमने कार्बन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लिया था। क्यों? इस प्रोसेस को ध्यान रखिए, इसको नाम दिया जाता है ब्लास्ट फर्नेस। उस भट्टी का नाम है जहां पे आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। और इसके अंदर आपसे पूछेगा व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। ये क्वेश्चन है कि मुझे आयरन ऑब्टेन करना है, कहां से? आयरन के ऑक्साइड से मुझे आयरन ऑब्टेन करना है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है जब मैं आयरन की एक्सट्रैक्शन करना चाहता हूं आयरन ऑक्साइड से। तो देखो इसके स्टेप्स याद कर लो। पहले तो स्टेप याद कर लोगे तो उसकी रिएक्शन आपको तुरंत समझ आ जाएगी। इसमें डिफरेंट ना जोन्स बनते हैं बच्चों, कई बुक्स में कई तरीके से दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। इसमें पहला आप जोन लर्न कर लेना, जोन ऑफ कंबशन। पहला जोन कौन सा है? जोन ऑफ कंबशन। इसको ऐसे लिख के आना बोर्ड्स में भी। दूसरा जो जोन होता है वो है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। अभी आप लोग हाथों हाथ याद भी करेंगे इसको। पहला क्या है? जोन ऑफ कंबशन। दूसरा जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। तीसरा है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग बनाना। चौथा है हमारा जोन ऑफ रिडक्शन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन। पहला क्या है? जल्दी से लर्न करिए। पहला जोन कौन सा है? जोन ऑफ कंबशन। पहले कंबशन हुआ, हीट बनी, तो हीट को एब्जॉर्ब करना चाहिए था, तो हीट एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हीट एब्जॉर्ब हुआ तो गंदगी को बाहर निकालना था, हमने स्लैग फॉर्मेशन कर दिया। स्लैग गंदगी बाहर निकल गई, मेटल ऑक्साइड जो बना था उसकी रिडक्शन करने की जरूरत थी, और लास्ट में जो मेटल है उसे मोल्टन फॉर्म में बाहर निकाल लिया। फिर से रिपीट करता हूँ, पहला जोन कौन सा है? कंबशन। दूसरा कौन सा है? हीट निकली होगी तो हीट को एब्जॉर्ब करना है। तीसरा गंदगी बाहर निकालनी है, स्लैग फॉर्मेशन हो गया। चौथे में हमने जो मेटल ऑक्साइड है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल के रिडक्शन कर दी, रिडक्शन हो गया। और लास्ट में जो मेटल बना उसको मोल्टन फॉर्म में बाहर निकाल दिया। पांचों जोन याद हो गए सही बच्चों को? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब जो मैंने बात कही थी मैं उसको रिएक्शन के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। जोन ऑफ कंबशन। सबसे पहले ये वो जोन होता है जहां पे हम कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। C+O2 गिव्स CO2। या फिर आप सिंपली क्या कह सकते हो, इसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल देते हो। कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत बेनिफिट है हमें। ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटने पे क्या देगा बताऊंगा आपको। CaCO3 को आप सिंपली हीट कर दो तो क्या बनता है? CaO+CO2, यानी कि CO2 यहाँ भी मिल रही है, और अभी आगे जाके आप CaCO3 का इस्तेमाल करोगे वहां पर भी आपको CO2 मिलेगी। लेकिन पहले जोन में क्या हो रहा है? कंबशन हो रही है, तो हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, इसलिए आपने स्मॉल अमाउंट में कार्बन इस्तेमाल किया, O2 डाला और क्या बन गया आपका? CO2। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत हीट निकल रही है, और हीट निकल रही है तो सिस्टम कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया। सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे इस एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो ठीक है जी, इस एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कराते हैं। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या करेगी? इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और क्या फॉर्म कर देगी? कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन कन्वर्ट्स इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे इसको, बैलेंसिंग की बात छोड़ो। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। ठीक है, पहले पहले जोन में क्या किया आपने? कार्बन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के साथ साथ आपने सेकंड जोन में क्या किया?
कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी यहाँ पर भी कार्बन डाला, क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई आपकी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड मेरी बहुत हेल्प करने वाली है इस मेजर रीजन में। इस कार्बन को आप इस नाम से जानो, कोक के नाम से। ये कोक डाला मैंने और कार्बन मोनोऑक्साइड में इसे कन्वर्ट कर लिया, और इसने क्या काम किया, मेरी जो एक्स्ट्रा हीट थी उसे एब्जॉर्ब भी कर लिया। तो दो काम हो गए, एक तो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट तैयार हो गया, एक्स्ट्रा हीट जो प्रोड्यूस हुई थी उस हीट को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि इनके अलग अलग ना टेम्परेचर जोन्स होते हैं बच्चों, और इस पर्टिकुलर जोन का टेम्परेचर जो होता है वो 1420 केल्विन से लेकर 1680 केल्विन के करीब इस पर्टिकुलर जोन का टेम्परेचर होता है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इस हाई टेम्परेचर पे एक्सेसिव हीट ना बाहर निकल जाए सिस्टम में, उसे एब्जॉर्ब करना जरूरी है। इसीलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी उसमें कोक डाल के कार्बन मोनोऑक्साइड में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने कहा, हम लोग कह रहे थे कि इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहे थे, उसका तो रोल आया ही नहीं। आप जरा याद करो, स्लैग का मतलब क्या होता है? स्लैग का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लक्स जिसे हम लोग बोलते थे, एक ऐसा सब्सटेंस जो डाला जाता है गंदगी के अंदर, जो गंदगी के साथ मोल्टन फॉर्म में एक प्रोडक्ट फॉर्म करके बाहर निकल जाता है, हाँ या ना? यस फ्लक्स याद है? भूल गए हो आप लोग जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं प्यूरिफिकेशन? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का रोल यही है। CaCO3 डाला, हीट किया, बताओ क्या निकलने वाला है, CaO और CO2। CO2 गैस का तो मैं इस्तेमाल कर ही रहा हूँ लगातार, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करके। मेरा CaO जो बना निकला, ये बताओ कैसा ऑक्साइड है, बेसिक है या एसिडिक है? मेटल ऑक्साइड्स हमेशा क्या होते हैं, ध्यान रखना, बेसिक होता है। बेसिक होते हैं। अगर मैं बेसिक ऑक्साइड डाल रहा हूं, बताओ कौन सी इंप्योरिटी को बाहर निकालने का मकसद है मेरा? एसिडिक। एसिडिक। या फिर अगर ये बेसिक ऑक्साइड एज एन इंप्योरिटी बन गया, तो इसे बाहर निकालने के लिए मैं क्या डालूंगा, एक एसिडिक ऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। SiO2 डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड में, बताओ पहली चीज क्या बनने वाली है, जल्दी से बोल दो। CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट मोल्टन फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, इसको हम स्लैग कहते हैं। कितने लोग को यहां तक समझ आ गया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। फिर से रिपीट करूं एक बार, स्लैग वाले में दूसरा रिएक्शन सिलिका, सिलिका कहते हैं इसको, SiO2 को। सिलिका बनता कैसे है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SiO2, SI क्या है, नॉन मेटल है, किससे कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन से। क्या रिजल्ट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ SiO2। क्यों डालना पड़ा सिलिकॉन डाइऑक्साइड? क्योंकि आपका कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, चाहे वो इंप्योरिटी है, उस इंप्योरिटी को बाहर निकालने के लिए मुझे एसिडिक फ्लक्स डालना पड़ा। और एसिडिक फ्लक्स यहाँ पर कौन था? जी बोलिए सर। आप एक बार हीट अब्जॉर्प्शन से फिर से समझा सकते हो? मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, ध्यान सुनना। सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस में आप ये समझ लो कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड होने वाला है। ये बात याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद, अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन तेज हो जाएगी हमारे लिए। तो मैं हर वो तरीका अपनाऊंगा, हर वो सोर्स अपनाऊंगा जहां से मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए और कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम से कम खर्चा हो। लेकिन कई बार रिएक्शन को शुरू करने के लिए थोड़ा खर्चा इनिशियल टाइम पे करना पड़ता है। इसीलिए आप नोटिस करो कि जो पहला जोन था, जोन ऑफ कंबशन, इसमें मैंने क्या लिया, कोक ले लिया, उसकी कंबशन कर दी और उसे कन्वर्ट किसमें कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो जोन है इसको बोलते हैं जोन ऑफ कंबशन। इसमें बहुत सारी हीट निकल रही है। अगर हीट निकल रही है तो सिस्टम आपका हो गया अनस्टेबल। अब इस एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। हमने क्या किया, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अभी और रिएक्ट किया कोक से। कोक बीइंग पोरस CO2 को एब्जॉर्ब भी करता है और अपने आप को कन्वर्ट भी करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है अपनी, और कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। CO2 की रिडक्शन हो रही है लेकिन कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। कार्बन क्या बन रहा है हमारा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर आ गया। ठीक है। जिस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अपने ऊपर ले रहा है, तो उसकी एक्स्ट्रा हीट को भी ये रिएक्शन की को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए इसको जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। आप लोग यहाँ बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे कि मेरे पास क्या अमाउंट बढ़ता जा रहा है, किसका अमाउंट बढ़ रहा है, मेरे रिड्यूसिंग एजेंट का, मेरे इस रिएक्शन के हीरो का अमाउंट बढ़ रहा है जो मुझे बढ़ाना था। ठीक है ना। आपने कहा कि क्या कोई और भी तरीका है, क्योंकि
हमारे आयरन के अंदर तो और भी इंप्योरिटीज होंगी, क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कहीं से मिल सकती है कोई सस्ते तरीके से? आपने कहा हाँ तरीका है, और वो तरीका क्या है? आपने चूना डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे दो काम कर रहा है, एक तो ये आसानी से डिकम्पोज हो रहा है और दूसरा ये सस्ता है। तो टूटने पे हमें क्या दे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। आपने कहा सर CO2 आ गया, मजा आ गया, क्योंकि मैं इससे बहुत जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट कर लूंगा। लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड तो मेरे लिए इंप्योरिटी बन गई, इसको बाहर निकालना पड़ेगा ना, अदरवाइज ये सिस्टम में मेरे पास फालतू चीज आ गई। तो इसको बाहर निकालने के लिए आप खुद सोचो कि कैल्शियम ऑक्साइड किस तरह की इंप्योरिटी है। ये बेसिक ऑक्साइड है, तो बेसिक इंप्योरिटी है। बेसिक इंप्योरिटी को बाहर निकालने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? एसिडिक फ्लक्स। याद आया ऐश्वर्या? यस सर। एसिडिक फ्लक्स क्या लिया आपने? किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड, इसलिए बेस्ट और सस्ता और टिकाऊ कौन सा है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 आपने डाला। तो जैसे ही CaO ने SiO2 से कंबाइन किया, ये क्या बन गया? कैल्शियम सिलिकेट। मेरी बात समझ आ गई बेटा? यस। अब मेरे पास मेरी जो रिएक्शन, जो असल रिएक्शन है वो यहाँ शुरू होती है। आयरन ना अलग अलग ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जा रहा है, Fe2O3 की फॉर्म में भी है, Fe3O4 जिसे हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं उस फॉर्म में भी है। अब आपने कहा सर हमें ऑक्साइड नहीं चाहिए, या ऑक्साइड अगर ये वाले हैं तो इनको छोटे इजीली जिसको हम लोग रिड्यूस कर सके उन ऑक्साइड की फॉर्म में ले आओ, यानी कि Fe2O3 से भी FeO बना दो और Fe3O4 से भी FeO बना दो। मैंने कहा उसके लिए तो क्या डालना पड़ेगा आपको? रिड्यूसिंग एजेंट। आपने कहा है ना हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, जरा ले आओ कार्बन मोनोऑक्साइड को। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ भी डाला, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ भी डाला। अब चाहे आयरन किस भी फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो, इससे अल्टीमेटली क्या बन जाएगा हमारा? FeO। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलो। यस। आप बोलोगे सर क्या रिएक्शन यहाँ पर तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर ऑक्साइड बन गया। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का काम भी पूरा नहीं हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि ये FeO फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? Fe+CO2। कितने लोगों को अब मेरी बात समझ आ गई? यस सर आ गई। जल्दी बोलिए हाँ या ना। हमारे पास आयरन मेटल मिल गया है ना? जल्दी बोलिए, आयरन मेटल मिला या नहीं मिला? यस सर मिल गया। अब आपने कहा सर आयरन तो मिल गया, लेकिन आयरन की प्योरिटी का क्या? आयरन के अंदर इम्प्योरिटी हो सकती है ना, तो आयरन की प्योरिटी कुछ करिए। तो मैंने कहा एक काम करो ना, इसको आयरन को आप मोल्टन फॉर्म में ले आओ, इसको मेल्ट कर दो। और मेल्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो वही लगभग 1423 केल्विन से लेकर 1673 केल्विन जो ऊपर हीट बनी थी ना, वो हीट हमारे यहाँ पर काम आने वाली है। इस हीट वाले टेम्परेचर पे आयरन जो भी बनेगा वो आयरन किस फॉर्म में बनेगा? हमारा मोल्टन फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा बच्चों? मोल्टन फॉर्म में। तो आयरन तो मेल्ट हो गया। इस टेम्परेचर के ऊपर 420 हाँ, इस टेम्परेचर के हल्का सा भी आप ऊपर जाओगे तो आपका आयरन किस फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा? आपको मोल्टन फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा। और उस मोल्टन आयरन के अंदर आपकी ज्यादातर जो इंप्योरिटीज है वो तो स्लैग बन के बाहर निकल गई। जितनी भी इंप्योरिटीज है, लाइक एग्जांपल सल्फर और फास्फोरस, ये लाइटर इंप्योरिटीज हैं जो स्लैग के साथ बाहर निकल जाएंगी। स्लैग क्या था? ऊपर जो बना था कैल्शियम सिलिकेट, उसके साथ ये मोल्टन इंप्योरिटीज, ये लाइटर इंप्योरिटीज ऊपर बन के ऊपर रहेगी। आयरन बीइंग हैवी, आयरन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? बॉटम पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस आयरन के बॉटम में इकट्ठा होने के साथ साथ इसमें एक इंप्योरिटी है जो थोड़ी सी इसके साथ डिसॉल्व हो जाती है, वो है कार्बन। आयरन के साथ क्या डिसॉल्व हो जाता है? हमारा कार्बन। और कार्बन के अमाउंट पर, यानी कितना कार्बन आयरन के अंदर प्रेजेंट है, हम आयरन को क्लासिफाई करते हैं आगे जाके दो तरीके की फॉर्म में। एक होता है आपका पिग आयरन और एक होता है आपका कास्ट आयरन। क्या बोला मैंने? दो तरह के आप आयरन पढ़ेंगे। एक होता है आपका कौन सा? पिग आयरन, और एक क्या होता है आपका? कास्ट आयरन। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है पिग आयरन और कास्ट आयरन? ध्यान रखना, आयरन की एक्सट्रैक्शन में आयरन के अंदर कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है। Depending upon the process of extraction, depending upon the amount of precision we have taken, कि हमने ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कार्बन का रहने दिया या कम से कम अमाउंट कार्बन का रहने दिया, उसके बेसिस पर हमने आयरन को नाम दिया पिग आयरन और कास्ट आयरन। याद रखिएगा, आयरन की एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान अगर 4% कार्बन कंटेंट होता है, आयरन प्लस 4% कार्बन कंटेंट,
तो इससे बनने वाला आयरन क्या कहलाता है? पिग आयरन। याद रहेगा? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई, आया ना? Yes, sir. और जो आयरन हमें प्रोवाइड करते हैं बाय स्क्रैप, स्क्रैप को हीट करने पर, पिग आयरन को हीट करने पर, क्या डालने पर? कोक डालने पर, और कितना परसेंट? 3% कार्बन कंटेंट जिसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। यानी कि आपने नोटिस किया होगा, जैसे कई बार आप लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में कई बड़े बड़े जो ठेले होते हैं, उसके ऊपर आयरन स्क्रैप जा रहा होता है। उस आयरन स्क्रैप से भी वो आयरन के मेटल पीस बनाते हैं बड़े बड़े। तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसे बनाने के लिए उसमें क्या डालते हैं? उसमें कोक डालते हैं। उस स्क्रैप में क्या डालते हैं? कोक डालते हैं, और कुछ अमाउंट उसमें पिग आयरन डालते हैं, और कार्बन का कंटेंट कितना रखते हैं? कम रखते हैं। इससे बनने वाला आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? Yes. आ गई। जितने भी मशीन की मोल्डिंग्स बनती है, मशीनरीज बनती है, सब कास्ट आयरन से बनती है। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों, हाँ या ना? ये ना आयरन को बहुत रिजिड करता है, ठोस कर देता है आयरन को, कास्ट आयरन जो होता है। Am I clear to everyone? Please confirm. So Yes, this is sir. refining chemical. तो हाँ, क्या कह रही बेटा? So ये zone refining है ना step. मैं समझा नहीं, फिर से बोल। तो ये step zone refining है ना. ये रिफाइनिंग का, ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो पता होना चाहिए। हमारा काम तो यहीं खत्म हो गया था, हमारा काम यहीं खत्म हो गया था। आयरन की एक्सट्रैक्शन आपकी यहीं फिनिश हो गई थी। आयरन की एक्सट्रैक्शन क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चों, जल्दी से बताइए। सिर्फ zone of fusion last step ही था वो. जोन ऑफ फ्यूजन लास्ट स्टेप है, जोन ऑफ फ्यूजन लास्ट स्टेप है, जिसमें आयरन का, जैसे आपने टेम्परेचर हल्का सा स्लाइडली अबव किया, आयरन मोल्टन फॉर्म में हो गया। मोल्टन फॉर्म में होने की वजह से वो बॉटम पे बैठ गया, जिसमें स्मॉलर इंप्योरिटीज लाइक कार्बन वो डिसॉल्व हो गई साथ में, लेकिन जो लाइटर इंप्योरिटीज थी लाइक सल्फर और फास्फोरस, वो स्लैग के साथ ऊपर रह गई, और हमने उसको अलग से सेपरेट कर लिया। आयरन नीचे से मिल गया हमको। अब उस आयरन की और एक्सट्रैक्शन करोगे, और मतलब उसको और प्योरीफाई करने की कोशिश करोगे, तो अगर आयरन के अंदर कंटेंट कार्बन का 4% है तो पिग आयरन है, और वो आयरन जो आप स्क्रैप से और पिग आयरन को मेल्ट करके, हीट करके इन फॉर्म ऑफ कोक और 3% कार्बन कंटेंट के मिला के करोगे, तो क्या बनेगा आपका? कास्ट आयरन। एम आई क्लियर? Yes. sir. जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes. अब sir. इस चैप्टर के अंदर हमारी बस अब छोटी छोटी रिएक्शंस रह गई हैं, और दैट वुड हार्डली टेक 1 क्लास टू कंप्लीट द चैप्टर।